अपने जीव विज्ञान को, क्योंकि परीक्षा में साथियों प्रश्न आपको इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तब भी अरस्तु ही आपको बताना है। यानी कि जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु है और जंतु विज्ञान का भी जनक कौन है, अरस्तु है। अब उसके बाद देखिए दूसरे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि साइटोलॉजी किसे कहते हैं। तो जीवाणुओं का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, या फसलों का अध्ययन, या कोशिकाओं का अध्ययन, या जनसंख्या का अध्ययन। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। इसलिए जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का निर्माण जो होता है वो हमारे शरीर में कहाँ पर होता है, यकृत में, प्लीहा में, हृदय में, या अस्थि मज्जा में। तो कहाँ पर होता है साथियों, आपको ध्यान रखना है अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। चलिए उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें अगले नंबर के प्रश्न की, तो राइबोसोम निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो राइबोसोम का क्या कार्य होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम। इसलिए आंसर यहाँ पर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या होगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर बात करते हैं यहाँ पर हम लोग पित्त रस की और अग्न्याशय रस की, तो आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित साथियों कौन से रस, तो पित्त रस और अग्न्याशय रस ये वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत, अमाशय, लार ग्रंथि या थायराइड। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत होती है। अगर यकृत की जगह पर लीवर आ जाए तो लीवर आपका उत्तर होगा। तो दोनों ही बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, सेरिबेलम के द्वारा, थायराइड के द्वारा, सेरिब्रम के द्वारा। तो किसके द्वारा साथियों होता है, आपको ध्यान रखना है सेरिब्रम का नाम। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि मनुष्य में ऐच्छिक जो गतियां होती हैं, ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण जो होता है वो सेरिब्रम के द्वारा ही होता है। तो जिन लोगों का भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि शरीर का तापक्रम कहां पर नियंत्रित होता है, बताने की कोशिश कीजिए। क्या होगा साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइए कि शरीर का तापक्रम कहां नियंत्रित होता है। तो आपको ध्यान रखना है हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। इसलिए आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो पेप्सिन एंजाइम लार में पाया जाता है, या ट्रिप्सिन है, या काइमोट्रिप्सिन है, या टाइलिन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का। आपका सही उत्तर जो होगा वो टाइलिन के साथ जाएगा। यानी कि टाइलिन एंजाइम जो होता है ये कहाँ पर पाया जाता है, लार में पाया जाता है। इसलिए आंसर जिनका भी डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वो कौन सी साथियों प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का नाम आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो उसको श्वसन कहेंगे, या श्वासोच्छ्वास कहेंगे, या निःश्वसन कहेंगे, क्या कहेंगे साथियों, बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बताइए। चलिए चलिए तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो आपका वायु को अंदर लेने और फेफड़ों द्वारा इसे बाहर निकालने की जो क्रिया होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है। परीक्षा वाले देखिए सभी प्रश्न है, सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जो आने वाली परीक्षा है उनमें भी यही प्रश्न आपके बनेंगे। तो इसलिए इस क्लास को आप लोग एंड तक देखेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है, तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे ड्यूरामीटर की अगर बात करते हैं तो ड्यूरामीटर साथियों क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। किस तत्व के कारण थायराइड ग्रंथि में असामान्य वृद्धि होती है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा तत्व है जिस तत्व के कारण थायराइड ग्रंथि में असामान्य वृद्धि होती है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आयोडीन की जब कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है साथियों, और इसकी वजह से एक रोग आ जाता है जिसको ग्वाइटर रोग कहा जाता है, यानी कि घेंगा रोग कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो किसकी कमी से साथियों, आयोडीन की कमी से ये रोग होता है, ग्वाइटर या घेंगा रोग। तो जिन लोगों का भी आंसर यहाँ पर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। तो टमाटर के लिए साथियों कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। जो टमाटर का लाल रंग होता है ये किसकी वजह से होता है, लाइकोपिन की वजह से होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। रॉबर्ट ने, अरस्तु ने, बेलिस एवं स्टार्लिंग ने, या ब्राउन पोस्टर ने। तो यहाँ पर साथियों आपको ध्यान रखना है कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो बेलिस और स्टारलिंग के द्वारा किया गया। आंसर आपका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, लेकिन आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। क्लास को साथियों आप सभी लोग एक बार शेयर करेंगे, एक बार लाइक कर देंगे और बताएंगे कि अगले नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी है, एक्सॉन है, न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, या धमनी है, बताइए। चलिए
तो यहाँ पर अगर आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है यानी कि नेफ्रॉन के साथ, तो बिल्कुल सही है। यानी कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन है। उसके बाद देखिए कि दुनिया पूछा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो यहाँ पर बड़ा सही नहीं लिखा हुआ, तो दुनिया का सबसे बड़े पुष्प की बात करते हैं तो कमल है नहीं, सूर्यमुखी है नहीं, रेफ्लेशिया है तो बिल्कुल सही। यानी कि रेफ्लेशिया की अगर बात करते हैं तो रेफ्लेशिया की बात करते हैं, कहीं कहीं पर आपको रेफ्लेशिया लिखा होगा, कहीं पर आपको रेफ्लेशिया लिखा हुआ दिखेगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प साथियों रेफ्लेशिया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर सबसे छोटे पुष्प की बात करें तो सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो वॉल्फिया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? बताइए। तो अगर मानव शरीर के सबसे कठोर भाग की बात करते हैं तो जो इनेमल होता है, इनेमल, यह मानव के पूरे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग साथियों, अच्छा ये इनेमल कहां पर होता है? ये दांत में होता है। यानी कि जो दांत का इनेमल होता है ये मानव के शरीर का सबसे कठोर भाग कहलाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर दांतों की जिक्र आया है तो दांत की बात करें तो दांत चार प्रकार के होते हैं। एक तो कृंतक होते हैं, एक रत्नक होते हैं, एक अग्रचर्वणक होते हैं और एक चर्वणक होते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए मानव शरीर में एड्रिनल ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? तो साथियों ये ग्रंथि कहां पर स्थित होती है आपको ध्यान रखना, वृक्क के ऊपरी भाग में स्थित होती है। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए टेस्टोस्टेरोन, क्या लिखा हुआ है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहां स्रावित होता है? देखिए मनुष्य में ये हार्मोन पाया जाता है, पहली बात आपको ध्यान रखना। और ये स्रावित कहां पर होता है? तो वृषण में साथियों ये स्रावित होता है, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कौन सा पदार्थ साथियों, तो एडेनिन पदार्थ की अगर बात करें तो एडेनिन पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि आयोडीन की कमी से मनुष्य में होने वाला रोग कौन सा है? तो आयोडीन की कमी से साथियों कौन सा रोग हो जाता है? बताइए। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे क्रिटिनिज्म की जब हम बात करते हैं तो आयोडीन की कमी से मनुष्य में जो रोग होता है साथियों वो क्रिटिनिज्म रोग कहलाता है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए द्रिनाम पद्धति के प्रतिपादक आपसे पूछे जा रहे हैं, कौन है साथियों इसके प्रतिपादक? तो द्रिनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? लीनियस का नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि यही द्रिनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ था तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न कि किस फाइलम की जंतुओं में ऊतक नहीं पाए जाते हैं? बताइए। किस फाइलम के जंतुओं में ऊतक नहीं पाए जाते हैं? तो मोलस्का में तो पाए जाते हैं, उसके अलावा स्निडेरियन में भी पाए जाते हैं और इकेनोडोर मेटा में भी पाए जाते हैं, लेकिन पेरिफेरा में नहीं पाए जाते हैं। अब नहीं पाए जाते हैं तो यही आपसे पूछा जा रहा था और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए क्योंकि जो पेरिफेरा संघ के जंतु होते हैं इनके शरीर में छिद्र पाए जाते हैं, ऊतक नहीं पाए जाते हैं। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अमीबा जनन करता है तृतीय संलयन द्वारा या उसके अलावा ध्रुवी विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा या निषेचन के द्वारा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे एक बार कि अमीबा जो है वो जनन करता है साथियों द्रव्य विखंडन के द्वारा, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि साइनोकोबालामिन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? तो साथियों किसका रासायनिक नाम है ये? विटामिन बी1 का, बी2 का, बी86 का, बी लिखा हो यहाँ पर, 8 वेट कुछ नहीं है, बी2 का, बी6 का या बी12 का। तो आपको ध्यान रखना है विटामिन बी12 की अगर जब हम बात करते हैं साथियों तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे किसका रासायनिक नाम है? तो साइनोकोबालामिन का ये रासायनिक नाम है बी12। चलिए और अगर आपसे ये पूछ ले कि विटामिन बी12 में कौन सा धातु पाया जाता है तो कोबाल्ट इसमें पाया जाता है और इसकी कमी से साथियों शरीर में रक्त की कमी आ जाती है, तो इसलिए इसकी कमी नहीं आना चाहिए हमारी बॉडी में। उसके बाद देखिए कि आलू जो है, आलू, ये आलू क्या है? आलू एक जड़ है या आलू एक तना है या एक पत्ती है या आलू एक फूल है? यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे। देखिए आलू की जब हम बात करते हैं तो आलू एक प्रकार का भूमिगत तना होता है, ठीक है। अब तना होता है भूमिगत, तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हल्दी क्या है या अदरक क्या है या केला क्या है तो ये भी एक प्रकार के साथियों भूमिगत तने ही हैं। तो जिन लोगों का भी आंसर यहाँ पर है कुल मिला के ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का जो प्रश्न है कि ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी? बताइए। चलिए देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि ऑक्सिन हार्मोन होता क्या है तो ऑक्सिन हार्मोन साथियों क्या काम करता है? पौधों की वृद्धि को साथियों ये प्रभावित करता है। और इसकी खोज किसने की थी? तो डार्विन ने इसकी खोज की थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे कब की थी तो 1880 में की थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए यानी कि जो ऑक्सिन होता है पौधे के जड़ और तने के शीर्ष भाग पर होता है, आपको ध्यान रखना, और ये वृद्धि करने में सहायक है। तो आंसर जिनका ए है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताइए। इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, एस्ट्रोजन है या साइटोकिनिन है? तो साइटोकिनिन का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि यही एक इसमें से पादप हार्मोन है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो गैस की स्थिति में साथियों कौन सा हार्मोन पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, ऑक्सिन, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर? तो आपको ध्यान रखना है एथिलीन का नाम एक गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है। आंसर आपका कुल मिला के ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा।
पौधे का कौन सा रोग रिंग डिसीज के रूप में जाना जाता है? साथियों, पौधे का कौन सा रोग जो है वो रिंग डिसीज के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो आलू का विल्ट रोग होता है, आलू का विल्ट रोग, ये पौधे का रिंग डिसीज कहलाता है, यानी कि रिंग रोग कहलाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? विल्ट ऑफ पोटैटो कहते हैं। यहाँ पर ये गलत साथियों टाइप हो गया है, तो हिंदी में आपको ध्यान रखना है आलू का विल्ट रोग, और इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है विल्ट ऑफ पोटैटो। ये क्या होता है? ये पौधे का रिंग डिसीज कहलाती है। निम्न में से पुंकेसर का भाग नहीं है? तंतु, परागकोश, करेक्टिव, ये तीनों जो है साथियों पुंकेसर के भाग हैं। लेकिन अंडाशय की बात करें तो अंडाशय पुंकेसर का भाग नहीं है, वह नहीं है, तो यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्न में से कौन मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट नहीं है? तो कार्बन, बोरॉन, क्लोरीन या कॉपर। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों, जो कॉपर होता है, कॉपर, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट नहीं है, नहीं है, तो यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद देखिए कि एक हाइड्रोफाइट होता है, एक जलीय पादप, एक पादप रोग, एक जड़विहीन पादप या एक समुद्री तंतु। यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है हाइड्रोफाइट जो होता है साथियों, एक जलीय पादप होता है, जलीय पादप। ठीक है, तो जिन लोगों का भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, बताइए। चलिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर वर्तमान लिखा है, तो अगर वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आधुनिक आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तब भी आपका उत्तर क्या होगा, ग्रेगन जॉन मेंडल ही होगा। तो उसके अलावा अगर आपसे फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछा जाए, तब भी आपका उत्तर क्या होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल होगा। इतनी सी बात आपको साथियों ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि मनुष्य के लिंग का निर्धारण होता है, बताइए। तो लिंग गुणसूत्र जो पिता से स्थानांतरण होते हैं, या लिंग गुणसूत्र जो माता से स्थानांतरण होते हैं, या ए और बी दोनों ही सही हैं? तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि मनुष्य के लिंग का निर्धारण जो होता है कि साथियों, वो लिंग गुणसूत्र जो पिता से स्थानांतरण होते हैं, पिता के आधार पर साथियों लिंग का निर्धारण होता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगा। उसके बाद देखिए गुणसूत्र का कौन सा युग्म युग्म में बच्चों के लिंग निर्धारण में सक्षम होता है? तो वो कौन सा युग्म है साथियों गुणसूत्र का, जो बच्चों के लिंग निर्धारण में सक्षम होगा, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, देखिए अगर बात करें मनुष्यों की, अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में गुणसूत्रों की 23वीं जोड़ी में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि फीमेल में गुणसूत्रों की संख्या, जबकि फीमेल में गुणसूत्रों की साथियों 23वीं जोड़ी में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर बात करें कि अगर बात करें यहाँ पर एक्स वाई की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि गुणसूत्र का वो कौन सा युग्म है, तो गुणसूत्र का ये एक्स वाई है। इसमें बच्चों के लिंग निर्धारण में साथियों ये सक्षम है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है? तो कौन सा हार्मोन से साथियों, प्रोजेस्टेरॉन है, मेलेटोनिन है, टेस्टोस्टेरोन है, या उपयुक्त सभी हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मेलेटोनिन के बारे में। तो मेलेटोनिन हार्मोन की बात करते हैं साथियों, ये कौन सा हार्मोन कहलाता है, ये प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश करेंगे। प्रमुख मानव नरे लिंग हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, या आपका टेस्टोस्टेरोन है, या बी और सी दोनों है? तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, यानी कि टेस्टोस्टेरोन आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर के क्वेश्चन का, और अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? हीमोग्लोबिन के माध्यम से, रुधिर प्लाज्मा के माध्यम से, ए और बी दोनों से, या रुधिर प्लेटलेट्स के माध्यम से? तो साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, तो बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है, बताइए। चलिए, तो जिनका भी आंसर यहाँ पर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के माध्यम से किया जाता है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपसे ये एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो लोहा इसमें पाया जाता है, यानी कि Fe धातु इसमें पाई जाती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अर्धसूत्रीय विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? कायिक कोशिकाओं में, लैंगिक कोशिकाओं में, जनन में, या सभी प्रकार की कोशिकाओं में? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, जो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है ये जनन में, जनन कोशिकाओं में होता है, जनन कोशिकाओं में होता है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो साथियों पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कोशिका भित्ति को कहा जाता है, या केंद्रक को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, या संपूर्ण कोशिका को कहा जाता है? तो बात करें साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और स्टार लगाकर इस क्वेश्चन को साथियों आप लोग कहीं ना कहीं राइट कर लीजिए, अपने माइंड में स्टोर कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि साथियों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो अल्टमैन नामक एक वैज्ञानिक था, इसने साथियों 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे।
चलिए, तो जिनका भी आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ने, पुरकिजे ने या रॉबर्ट ब्राउन ने या डेप्सन ने? बताइए। देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें, कोशिका की खोज कब की गई? तो 1665 में कोशिका की खोज की गई। किसके द्वारा कोशिका की खोज की गई? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा साथियों कोशिका की खोज की गई। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज साथियों किसने की? तो ल्यूवेन हक ने जीवित कोशिका की खोज की। और अगर ये पूछा जाए कि सिर्फ कोशिका लिखा हुआ है और पूछा जाए कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। और कब की? 1665 में की। और जो ल्यूवेन हक ने कोशिका की जीवित कोशिका की खोज की, ये 1674 में की। तो दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है अस्थियों को पेशियों से, अस्थि को अस्थि से, अस्थियों को तंत्रिका से या पेशी को त्वचा से। तो बात करें अगर इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? अस्थि को अस्थि के साथ जोड़ती है। लिगामेंट साथियों जो होती है ये अस्थि को अस्थि के साथ जोड़ती है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि ऊतक का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी में, एपिकल्चर में, डेंड्रोलॉजी में या आपका सोरोलॉजी में। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, ऊतक का अध्ययन जो किया जाता है वो हिस्टोलॉजी में किया जाता है। तो हिस्टोलॉजी में किया जाता है। हिस्टोलॉजी कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? बताइए। चलिए, देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो अस्थियों की बात आई है तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे चेहरे में, ठीक है, यानी कि कितनी हड्डियां हमारे चेहरे को बनाती हैं? तो 14 अस्थियां चेहरे को बनाती हैं और 6 अस्थियां जो होती हैं या कान में पाई जाती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, तो 28 अस्थियां पाई जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। तो जिनका भी आंसर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मनुष्य का औसत तापमान कितना होता है? यानी कि रक्तचाप की यहाँ पर बात चल रही है। किसकी? रक्तचाप की यहाँ पर साथियों बात चल रही है। बताने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर साथियों कितना होना चाहिए? 60-100, 20-80, 80-140 या 120-80? नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल रेंज आपसे पूछी जा रही है, बताइए। चलिए, अगर आपसे देखिए एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस यंत्र के द्वारा रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर मापा जाता है, तो स्फिग्मोमेनोमीटर आपको ध्यान रखना है। इस यंत्र के द्वारा ब्लड प्रेशर को मापा जाता है कि ब्लड प्रेशर कितना है। तो अगर साथियों लगभग 120-80 के आसपास निकलता है या इतना निकलता है तो इसको नॉर्मल कहा जाता है। अब इससे ज़्यादा निकलेगा तो उसको हाई कहा जाएगा और इससे बहुत ज़्यादा लो निकलेगा, नीचे निकलेगा तो उसको लो कहा जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आंसर जिनका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो साथियों ये थे जीव विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करके शेयर कीजिएगा।